आज मैं आप लोगों के सामने हिंदी इलेक्टिव का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगी। तो बिल्कुल मेरे भाई वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। ऐसा तो देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन मेरे भाई क्वेश्चन को आपको देखना होगा कि आखिर वो कौन से प्रश्न है जो हमारे एग्जाम पे आने की संभावनाएं होगी। तो फाइनली मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन कलेक्ट किया हूं, उसको 2 लेक्चर में डिवाइड किया हूं। ये मैं आप लोगों को लेक्चर 1 प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर जल्दी से हमें लेक्चर 2 भी बता दीजिए, तो मैं आप लोगों को लेक्चर 2 भी बताने की कोशिश करूंगा। और दोनों लेक्चर को अगर अच्छी तरह से आप लोग देख लेते हैं तो सब्जेक्टिव का जो बुक का पोर्शन का क्वेश्चन है वो इजीली से आप लोग लिख सकते हैं आपके एग्जाम पे। लेकिन शर्त है कि वीडियो को जब भी देखें बिना स्किप किए देखें, क्योंकि मैं आप लोगों को अपने लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए सर, पहला क्वेश्चन के अगर हम लोग आगाज करते हैं उससे पहले मेरे भाई सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगी। फूल केवल गंध ही नहीं देता, दवा भी काम करती है। आप सभी को पता है मेरे भाई, हम लोगों ने बचपना से पढ़ते आ रहे हैं कि फूल जो है ना हमारे देहात में केवल गंध ही नहीं देती बल्कि ये दवा का भी काम करती है। यस या नो भाई, दवा का भी काम करती है। वही आपसे पूछ रहा है, फूल केवल गंध ही नहीं देता अपितु दवा का भी काम करते हैं। यानी फूल केवल गंध ही नहीं देते हैं बल्कि ये दवा का भी काम करते हैं। लेखक के गांव में अनेक रोगों का उपचार फूलों के द्वारा, यहाँ पे थोड़ा स्पीड भाई, फूलों के द्वारा होता था। हमारे जो लेखक है इसके द्वारा उनका गांव में जो है बहुत सारे ऐसे बीमारी है जिसकी इलाज जो है मेरे भाई फूलों के द्वारा किया जाता था। उनमें से निम्नलिखित का वर्णन लेखक ने पाठ में किया है। उनमें से बहुत सारे ऐसे बीमारी है जो हमारे लेखक है उन्होंने पाठ में किया है। क्या 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 है सुनिएगा भाई। आज भी मेरे भाई हम आप लोग देहात में अगर है ना तो आप लोगों को पता होगा कि देहात में आज भी फूल से मेरे भाई बहुत सारे रोगों को ना, बहुत सारे बीमारियों को दूर किया जाता है। आज भी हमारे इलाके में है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। गांव में फूलों की गंध से सांप, महामारी, देवी, चुड़ैल आदि की संबंध जोड़ी जाता है। याद रखें, आदि की संबंध जोड़ा जाता है। यानी अगर किसी के घर में अगर कोई फूल को रख दिए ना तो वो बोलेंगे सांप नहीं आएगी, सांप के साथ हमारा महामारी नहीं आएगा, कोई आपत्ति नहीं आएगी। उसके बाद चुड़ैल वगैरह जो डायन भूत वगैरह होती है ना भाई, वो भी हमारे घर नहीं आएगी। आज भी ग्रामीण लोग परंपरा ये मानते आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 के नीम के फूल और पत्ते चेचक के रोगों के लिए उपयोग किया जाता है। आज भी मेरे भाई ये जो नीम का पत्ता है ना भाई, ये तो गांव क्या भाई, शहर के लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जब किसी व्यक्ति के चेचक हो जाती है ना तो उसके जो खटिया होता है ना भाई उसमें बिछा दिया जाता है ताकि चेचक जल्दी से ठीक हो जाए। तीसरा, बेर के फूलों को सूंघने और ततैया का डंक झड़ जाता है। याद रखिएगा, बेर के जो फूल होते हैं ना भाई, बेर के फूल को अगर हम लोग सूंघते हैं ना तो जो ततैया का डंक हमें काटती है भाई, वह डंक पूरी तरह से झड़ जाते हैं। आज भी ग्रामीण लोगों का यह परंपरा है, वो मानते आ रहे हैं। आम के फूलों को भी अनेक प्रकार के रोगों को दवा के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। और आम का जो फूल है ना भाई, जिसे हम लोग मैंगो कहते हैं, मैंगो के जो फ्लावर है उससे भी बहुत सारे रोगों का इलाज किया जाता है। ये बात भले ही नहीं हम लोगों को पता है, लेकिन आम के फूलों से बहुत सारे बीमारी को दूर किए जाते हैं। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पे 3 मार्क्स का आएगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इन दिस द क्वेश्चन टू द पॉइंट ऑफ फाइनल एग्जाम एंड प्री टेस्ट एग्जाम। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि फूल केवल गंध ही नहीं देता, दवा का भी काम करती है। अगर आ जाए जीवन में कभी भी तो आप लोग इजीली से लिख लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अगला क्वेश्चन है, सर सूरदास के प्रति जगधर के मन में ईर्ष्या का भाव किस तरह जगा और क्यों। याद रखिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन हमारा कि सूरदास के प्रति जगधर के मन में ईर्ष्या भाव किस तरह से और क्यों जगा, तो बताएंगे सर। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को देखने के बाद आंसर बहुत ही सरल भाषा में आप लिख सकते हैं। यह हमारा सूरदास का जो झोपड़ी है वो स्टोरी है भाई, रंगभूमि से लिया गया उपन्यास। जगधर जब भैरव के घर पता करने पहुंचा कि सूरदास के घर आग किसने लगाई। जब जगधर पहुंचते हैं भाई जगधर जब भैरव के घर यह पता करने पहुंचा कि सूरदास के घर आग किसने लगाई तो उसे पता लगा कि भैरव नहीं, सूरदास के घर आग लगा थी। जब जगधर जाते हैं मेरे भाई भैरव के घर ये पता करने के लिए, अरे मैं जगधर हूं, मैं भैरव के घर जा रहा हूं, अरे भैरव बताओ ना सूरदास की जो झोपड़ी है ना वो किसने आग लगा दिया। अरे भाई तो वो कुछ नहीं बताते। जब उनको फाइनली मुझे पता चल गया कि ये जो सूरदास के घर की जो झोपड़ी है ये भैरव नहीं आग लगाई है।
इसके साथ ही उसने सूरदास की पूरे जीवन की जमा पूंजी भी हथिया ली है। और साथ ही साथ मुझे यह भी पता चल गया, मेरा नाम है जगधर, मुझे यह भी पता चल गया कि जो पूरा साल भर में पूरे मेहनती जो किए थे हमारे सूरदास ने, पूरे जमा पूंजी उन्होंने जो पोटली में जितना पैसा थे ना सब वो हथिया लिए। कौन? भैरव ने। यह राशि 500 रुपये से अधिक थी और यह जो राशि उन्होंने चुराई है वो 500 रुपये से अधिक थी। जगधर को भैरव के पास इतना रुपए देकर अच्छा ना लगा और जो जगधर को भैरव के पास अब ना मुझे जलन होने लगा, अब मुझे जलन होने लगा। अरे भैरव के पास इतना पैसा कैसे आ गया? अब मेरे ना जलन आने लगा, हमें ईर्ष्या जगाने लगी। कौन? भैरव के प्रति। यह जानता था कि इतना रुपए है और याद रखिएगा मेरे भाई, वह जानता था कि यह इतना रुपया है जिससे भैरव की जिंदगी की सारी कठिनाई पल भर में दूर हो सकती है। अब मुझे लगने लगा, हम लोग साथ में घूमते थे, अब तो पूरा विश्वास हो गया कि इस पैसा से उनके जीवन की, भैरव के जीवन की जितना भी दुख दर्द है सारे दुख दर्द को वो समाप्त कर लेंगे इस रुपये से। मुझे और ईर्ष्या होने लगा भाई। ठीक है, भैरव की चांदी होते देख उसे रहा नहीं गया और मुझसे भैरव को चांद की तरह चमकता हुआ मुझे देखा नहीं गया। युवा मैं मन ही मन भैरव से ईर्ष्या करने लगा और मैं भैरव से ईर्ष्या करने लगा। मेरा नाम क्या है? जगधर। लालच उसके मन में सांप की भांति फनप बहलाए। और मेरे भाई जिस तरह से सांप जो है ना भाई, याद रखिएगा, जो सांप होते हैं ना भाई, सांप की तरह, सांप के फन की तरह हमारे अंदर में ईर्ष्या का भाव अब उगने लगा। मैं कौन हूं? जगधर। खड़ा हो गया। भैरव के इतने रुपए लेकर आराम से जिंदगी जीने का ख्याल से ही वो तड़प उठता है और उसके पास इतना पैसा है, अभी तो ये आराम से जिंदगी गुजारेंगे। मेरे अंदर में और जलन सी पैदा हो गई भाई, ईर्ष्या हो गया। भैरव की खुशी उसके लिए दुख का कारण बन गई थी। अब भैरव का जो खुशी थी ना भाई, जो पैसा चुरा कर लाई तो उससे उनकी खुशी मिली, इसे देखकर मुझे ना और बेचैनी फील होने लगा और यही हमारा दुख का कारण था। मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को लगे कि जो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं अगर आप लोगों को अच्छा लगे ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग अपना अपना राय बताएं मेरे भाई। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें अच्छी तरह से तैयारी करना है तो हमारे साथ एक नया बैच स्टार्ट हो रही है, जो स्टार्ट हो चुकी है बिल्कुल 299 रुपया में, क्रैश कोर्स, जिसका क्लास हमारा सुबह और शाम दोनों टाइम पे चलती है, वो अभी सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो जल्दी से आप लोग मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद आप लोग फटाफट क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर ले और हमारे साथ सुबह और शाम सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ जुड़े रहें। जो भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। आइए सर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि औद्योगिकरण ने पर्यावरण का संकट पैदा कर दिया। अच्छा, आप सभी को पता है मेरे भाई, दिन प्रतिदिन जो उद्योग जो औद्योगिक जो फैक्ट्रियां बस रही है ना, फैक्ट्री के बसने से हमारा जो पर्यावरण है आज क्षति हो रही है। आखिर क्यों? आप अपने मन से भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर भाई। याद रखिए, देखिए कैसे लिखना है। भारत के योजनाकारों ने औद्योगिकरण का जो मार्ग चुना, वो जैसा मॉडल बनाया उसमें उन्होंने प्रकृति, परिवेश और पर्यावरण की घोर उपेक्षा कर की। असंख्य गांव उजाड़ दिए गए। आज लाखों गांव को मेरे भाई फैक्ट्री बसाने के लिए आज लाखों गांव को सरकार ने उजाड़ दिया जा रहा है, सरकार उजाड़ दिए जा रहे हैं। हजारों ऐसे गांव हैं, लाखों ऐसे परिवार है जिसको बेघर कर दिया जा रहा है। उस जगह पे फैक्ट्री को बसाया जा रहा है और फैक्ट्री बसने से मेरे भाई लोग बेघर हो जा रहे हैं। साथ ही साथ जब भी फैक्ट्री बसाया जाता है तो मेरे दोस्तों पेड़ को काटना पड़ता है। जब पेड़ को हम लोग काटते हैं तो हमारा पर्यावरण पूरी तरह से असंतुलन हो जाती है। ठीक है, जंगलों और वनस्पति का सफाया कर दिया गया। आज हम लोग फैक्ट्री को बसाने के लिए आज हम लोग जंगल को, वनस्पति को ये साफ कर रहे हैं। नदी, तालाब आदि के पारंपरिक जल स्रोत अवरुद्ध हो गए। अब मेरे भाई बहुत सारे ऐसे बहुत सारे उद्योग है, ऐसे बहुत सारे फैक्ट्री है जहां पे नदी को भी मेरे भाई धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? समाप्त कर दिया जा रहा है। आगे देखते हैं, फलतः लोगों का विस्थापन हुआ। लोग एक स्थान से दूसरा स्थान बेघर होकर चले गए। पशु पक्षी, जंगली और यहां तक सिर्फ मनुष्य बेघर नहीं हुआ। आप पेड़ को काटेंगे ना तो पशु पक्षी भी बेघर होते हुए नजर आएंगे।
वही कह रहा है कि पशु पक्षी, जंगली और जल जीवों तथा वनस्पतियों की अनेक दुर्लभ प्रजाति विलुप्त हो गई है। आज हम लोग मेरे भाई कौवा नजर नहीं आ रहा है, आज हम लोग चील नहीं देख पा रहे, बाज नहीं देख पा रहे हैं। ये सिर्फ रेडिएशन का कारण नहीं हो रहा भाई, ये हमारा भी कहीं ना कहीं गलती है भाई। इसी कारण से हम आज ऐसे ऐसे प्रजातियों को विलुप्त कर रहे हैं। भू आकृतियां का बदल गई, भू आकृति, जिस समय मेरे भाई बारिश होना चाहिए उस समय बारिश नहीं हो रही है, जिस समय बारिश नहीं होना चाहिए उस समय बारिश हो रही है। तो हम लोग क्या करें, भू आकृति का पूरे ढांचा को बदल दिए। भूमि के स्वाभाविक गुणों का ह्रास हुआ, फलतः इन सबका पर्यावरण पर भयावह प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसी कारण हमारा पर्यावरण बुरी तरह से नष्ट हो गई, और इसी कारण हम लोग दिन प्रतिदिन देख रहे हैं हमारा पर्यावरण क्या हो रही है भाई, नष्ट हो रहा है। तो इस तरह से मेरे भाई आप लोग औद्योगिक ने पर्यावरण का संकट कैसे पैदा कर दिए, क्यों और कैसे, तो आप लोग अच्छी तरह से, और ना आप मेरे से बेहतर तरीके से आप लिख सकते हैं अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया तो। बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद क्यों नहीं सुना सका, बताएं मेरे भाई। ये क्वेश्चन मैं बताते बताते थक गया, और मैंने ये भी बताया कि ये क्वेश्चन हर हाल में आपके एग्जाम पे आएगी, कोई प्रश्न आए या ना आए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आएगी भाई। सुनिएगा, बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद क्यों नहीं सुना पाया, इसके पीछे बहुत कारण है। मैंने बताया हरगोविंद सोचने लगे कि अगर मैं उसके माँ को बता दूं तो वहां के लोगों क्या सोचेंगे, वहां के लोगों का क्या दशा होगी कि एक इतने बड़े माहौल में, इतने बड़े महल में एक औरत को पाल नहीं पाती है। अरे जहाँ पे गांव में बड़ी बहुरिया को परी की तरह रखना चाहिए, वहां पे आज एक उनको दुख दे रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे विपदाएं को सोचकर इस कारण से उन्होंने नहीं सुनाई है। सुनिएगा भाई, बड़ी बहुरिया के मायके के गांव पहुंचते ही हरगोविंद के मन में उथल पुथल मच गई, क्योंकि हरगोविंद को पूरा सारा ढांचा बता दिया था हमारा बड़ी बहुरिया ने कि जाके कह देना मैं अपने भाई बहन का जूठा थाली वगैरह धोने के लिए मैं तैयार हूं, मैं थोड़ा खाना खाने के लिए मैं तैयार हूं, मैं भूखे पेट सोने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन मैं यहां रहने के लिए तैयार नहीं हूं, मुझे जल्दी से यहां से ले जाएं। वह सोचने लगा कि यदि उसने बड़ी बहुरिया का संवाद सुना दिया तो वह गांव छोड़कर चली जाएगी। अब उन्होंने सोचने लगा, हरगोविंद, मेरा नाम है हरगोविंद, मैं सोचने लगा कि अगर बड़ी बहुरिया की जो दुख दशाएं हैं, जो दुख दर्द है, जिस अवस्था से जूझ रहे हैं, अगर यह अवस्था अगर उनके परिवार वालों का अगर मैं बता दूं तो हमारे गांव छोड़कर चली जाएगी, फिर कभी भी गांव लौटकर नहीं आएगी, और ये कभी भी वापस गांव लौटकर नहीं आएगी। गांव की लक्ष्मी का इस तरह चला जाना क्या उचित होगा। अब मैं सोचने लगा, मेरा नाम हरगोविंद है, मैं सोचने लगा क्या गांव के इस तरह से लक्ष्मी दूसरे जगह चले जाना क्या वह सही होगा, उचित होगा। मैंने सोचा नहीं भाई, ये बिल्कुल गलत है, उचित नहीं है। क्या लोग उसके गांव के नाम पर थूकेंगे नहीं, क्या वहां के बड़ी बहुरिया जब मायके चली जाएगी तो क्या वहां के गांव वाले के सारे लोग ये जब सुनेंगे कि वो कष्ट के कारण यहाँ आई है तो क्या मेरे गांव के बारे में वो थूकेंगे नहीं कि उसका गांव कैसा गांव है जहां लक्ष्मी जैसी बड़ी बहुरिया दुख भोग रही है। इसी कारण से अपने इसी आंतरिक करंदत उसके संवाद ना सुनाने का संकल्प लिया, और इसी तरह से उन्होंने ठान लिया कि हम आज तय करते हैं कि बड़ी बहुरिया का जो मैसेज है, जो संवाद है, मैं नहीं सुनाऊंगा। बताएं मेरे दोस्त, समझ में आया या नहीं। मुस्कुराना हर लड़की की आदा है, जो इसे प्यार समझे वो सबसे बड़ा गधा है। हाँ बाबू, पढ़ लो, मुस्कुराओ मत, मैं आफिक से बात कर रहा हूं। आगे देखिए, वसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे मिली। वसंत का आगमन हो रही है, लेकिन कवि को सूचना कैसे मिलती है भाई, इसको पॉइंट डिनोट कीजिएगा। लिखिएगा कि वसंत आगमन की सूचना कवि को निम्नलिखित तरीकों से मिला है। जैसे पॉइंट देके लिखना है भाई 5.6 पॉइंट में। पहला, बनारस में वसंत का आगमन अचानक होता है। बनारस शहर जो उत्तर प्रदेश में, बनारस शहर में जो हमारा वसंत ऋतु का आगमन होती है बिल्कुल अचानक आता है। ठीक है। पॉइंट 2, उस समय लहरतासा और मुंडवाडी, जो जगह का नाम याद रखेगा। पहला, उस समय लहरतासा या मुंडवाडी की ओर से धूल का एक बाउंडर उठता है। लहरतासा और मुंडवाडी की ओर से एक धूल का बाउंडर उठता है और पूरी शहर का वातावरण धूल की, यहाँ पे धूल होगा भाई, धूल की किरकिरीट से भर जाती है
और जो वहाँ के मुंडवाडी और लहरतसा से धूल का जो बाउंडर होती है ना भाई, वो पूरे वातावरण को पूरी तरह से धूल से किरकिराहट कर देती है। जैसे हमारे आंख में कभी कुछ रेत वगैरह घुस जाएगी ना भाई, तो कैसे किरकिराहट महसूस होती है, उसी तरह से जनजीवन में नया उल्लास छा जाता है, भावों का अंकुरण होने लगता है। जो हमारा भावना है वो भावनाओं का पूरी तरह से हमें अंकुरण होने लगता है। अंकुरण मतलब जब हम लोग बीज को बोते हैं तो अंकुरित होती है, उसी तरह से हम लोगों को ख्याल आता है कि अब हमारे जीवन में इनकलाब पैदा होने वाला है। अगला पॉइंट, दशामेघ घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो जाता है। जो दशामेघ घाट है गंगा के किनारे, वो पूरी तरह से मेरे भाई क्या हो जाती है, आखिरी पत्थर जो है वो पूरी तरह से मुलायम हो जाती है। बंदर की आंख में एक अजीब से नमी आ जाती है। जो बंदर थी ना भाई, उनके आंख में नमी आ जाती है। क्यों नमी आती है, इसके पीछे भी कारण है। बंदरों की आंख में नमी आने का कारण यह है कि बंदर जहाँ पे नदी के किनारे यानी गंगा तट पे जहाँ पे वो शाम के समय बैठा करते थे बंदर, अब वो नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि वहां पे लोग आकर बैठा करेंगे, इसलिए उनके आंखों में नमी छा जाते हैं। किनका, बंदरों का। अगला, भिखारी के खाली कटोरे में भी आश्चर्यजनक चमक आ जाती है। अच्छा मेरे भाई, अब मान के चलिए आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि नवंबर महीना में भिखारी के कटोरे में ज्यादा भीख होगी या जनवरी में, तो आप कहेंगे सर जनवरी में। क्यों, क्योंकि मेरे भाई वो पब्लिक प्लेस पे जाएंगे। इसी तरह से जो वहां के भिखारी थे ना भाई, गंगा तट पर जब जाते हैं ना हमारे वसंत के आगमन के समय, तो उनके जो कटोरी है ना पूरी तरह से रुपया से चमक आ जाता है। भिखारी के खाली कटोरे में भी आश्चर्यजनक चमक आ जाती है, अर्थात दिनहीन लोग भी उल्लासित हो उठते हैं। वसंत का आगमन, यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का आएगा, बाबू रे एकदम रट लेना बाबू। अगला क्वेश्चन, कार्नेलिया के गीत में भारत की किन विशेषताओं का वर्णन किया गया है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 ही मार्क्स का आएगा, लेकिन अच्छी तरह से इसको देखना है भाई। क्या देखना है, सुनेगा, याद रखिएगा। कार्नेलिया का जो हमारा गीत है भाई, ये गीत को सबसे पहले स्टार लगाइएगा मेरे भाई कि कहां से लिया गया है, चंद्रगुप्त नाटक से। इसको पहले याद रखिएगा, किससे लिया गया है, चंद्रगुप्त नाटक से। सुनिएगा भाई, चंद्रगुप्त नाटक से उद्गृत कार्नेलिया का गीत में जयशंकर प्रसाद जी ने भारत की विभिन्न विशेषताओं की ओर संकेत क्या है। क्या क्या है भाई, सुनिएगा। चंद्रगुप्त नाटक से उद्गृत कार्नेलिया का गीत किससे लिया गया है, चंद्रगुप्त नाटक से। चंद्रगुप्त नाटक से उद्गृत कार्नेलिया का गीत में जयशंकर प्रसाद जी ने भारत की विभिन्न विशेषताओं की ओर संकेत क्या है। जैसे भारत का प्राकृतिक रूप से सुंदर है, हम सभी को पता है कि भारत प्राकृतिक रूप से सुंदर है, इसके बारे में भी वर्णन किया है। इसके बाद देखिए, इसलिए प्रसाद जी ने भारत को मधुमेह कहा है। और भारत की प्रकृति इतनी सुंदर है कि हमारे जो प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी है, उन्होंने भारत जैसे देश को मधुमेह देश कहा है। प्रसाद जी ने इस तथ्य की ओर संकेत किया है। प्रसाद जी ने इस तथ्य को, तो मधुमेह तथ्य को इस और इंगित किया है कि भारत भूमि पर ही सूर्य की प्रथम किरण अवतरित होती है। इस देश में हर प्राणी को आश्रय सुलभता से प्राप्त होती है, और इस देश में कोई भी प्राणी हो उनको आसानी से आश्रित मिल जाते हैं। यानी कोई भी विदेशी अगर आते हैं ना, तो उनको भी अच्छी तरह से मेरे भाई ऐसा खिदमत किया जाता है, उनको लगता है कि वो हमारे देश का ही रहने वाला है। ये है भारत की विशेषताएं, ये हमारा जयशंकर प्रसाद कहता है। भारतीयों का हृदय दयालु, करुणा, सहानुभूति जैसे मानवीय गुणों का भंडार है। मनुष्य जो है हमारे यहाँ पे, मनुष्य के अंदर में, मनुष्य भारत के हर एक भारतीय के अंदर में कूट कूट के मेरे भाई उनके गुण भरा हुआ है। भारतीय सभी के सुख की कामना से जीते हैं, और भारत के सारे लोग दूसरे के सुख के कामना से जीते हैं। मतलब मैं खुद अपना कष्ट उठाना पसंद करता हूं, पर दूसरा का कष्ट को देखना पसंद नहीं करता हूं। अगर किसी व्यक्ति की कष्ट हो रही है, माना कि मुझे भी कष्ट हो रही है, ऐसा प्रतीत होता है भारत के लोगों के हृदय यानी दिल पे। ये कहता है सर हमारा कौन, तो बताएंगे सर कार्नेलिया का गीत भारत में किन विशेषताओं का वर्णन किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ गया है। प्रभाष जोशी ने अपना पाठ अपना मलबा खाओ उजाड़ो सभ्यता में के माध्यम से लोगों को पर्यावरण के प्रति सचेत किया है। कैसे, हम अपना मलबा खाओ उजाड़ो इस सभ्यता के बारे में बताया गया था। किसके बारे में भाई, तो बताएंगे सर एक सभ्यता के बारे में बात किया था। देखिए, लेखक को औद्योगिक सभ्यता के विकास से होने वाले विनाश के कारण यह सभ्यता उजाड़ की असभ्यता लगती है। इस विकास के कारण कई खतरे जन्म ले चुकी है। अगर मेरे भाई अगर हम उद्योग बसाएंगे ना, तो एक तरफ तो हमारा विकास हो रही है, लेकिन इसको बसाने के लिए कितने सारे
जीव जंतु को, भूमि को आत्महत्या, आत्महत्या मतलब समझ रहे हैं, उसको मारना पड़ता है, वो हम लोगों को पता भी नहीं चलता है, पता भी चलता है तो हम लोग उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं, ऐसा मानना है हमारे लेखक को। प्रभास जोशी, याद रखेगा भाई, प्रभास जोशी इसका राइटर है। आइए सर एक एक पॉइंट को हम लोग डिनोट करते हैं भाई, एक एक पॉइंट को हम लोग डिनोट करते हैं। सबसे पहला वातावरण में परिवर्तन होना। अच्छा, अभी मैंने जस्ट डिस्कस करवाया उद्योग बसाने से पर्यावरण पर क्या परिवर्तन होगी। पहला देखिए भाई, औद्योगिक सभ्यता के विकास के परिणाम स्वरूप वातावरण में काफी परिवर्तन हुआ है। उद्योग को बसाएंगे ना तो हमारे विकास के परिणाम जो है भाई वो वातावरण में काफी परिवर्तन आएगा। उद्योग को बसाएंगे तो वातावरण में काफी चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। उद्योगों से निर्माण कार्य के दौरान निकलने वाली दूषित गैस के कारण धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है। अब उद्योग के निर्माण करने से, उद्योग का जब कार्य चलती है तो उससे उनके चिमनियों द्वारा निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड या और भी बहुत सारे जहरीले गैस वो हमारे तापमान को, जो हमारे वातावरण के तापमान को दिन प्रतिदिन बढ़ा रही है। आगे कहता है मेरे भाई कि ठंडे प्रदेशों में भी गर्म होने लगी है। आज जहां पे ठंडा प्रदेश होती है वहां पे भी आज हमें गर्मी महसूस होती है तथा मानसून अनियमित हो गया है। मानसून जिस समय होना चाहिए बारिश, उस समय बारिश नहीं हो पा रही है, जिस समय बारिश नहीं होना चाहिए उस समय बारिश हो जा रही है। ठीक है, जिससे बाढ़ तथा सूखा जैसी समस्या उत्पन्न हुई है। और इसी के कारण हमारा वातावरण का जो बिगड़ती हुई असंतुलन है, इसी कारण से मेरे भाई कभी कभी बाढ़ भी आ जाती है तो कभी कभी ऐसे फील होता है कि पूरी तरह से सूखा पड़ गया है। और कई बार मानव सभ्यता उजड़ी है और कई बार ऐसे मानव सभ्यता को उजाड़ना पड़ा, क्योंकि फैक्ट्री बसाएंगे, कहीं भी अगर उद्योग बसाएंगे तो छोटा जगह नहीं, बहुत बड़ी उनकी जगह चाहिए, बहुत बड़े क्षेत्रफल में जगह चाहिए। तो उस क्षेत्रफल के अंतर्गत अगर कोई भी घर परिवार अगर आते तो उसको उजाड़ दिया जाता है। नदी तालाबों की दुर्दशा। अब आते हैं सर फैक्ट्री बसाने से नदी दुर्दशा में क्या परिवर्तन आती है, सुनिए। आते हैं सर, नदियों के तीव्र विकास से नदी तथा तालाबों का पानी दूषित हो गई है। मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि नदी के तीव्र विकास से, उद्योग के तीव्र विकास से दिन प्रतिदिन उद्योगों के विकास में तेजी हो रही है भाई। आज एक फैक्ट्री तो कल और फैक्ट्री, परसों और फैक्ट्री, इस तरह से फैक्ट्री में संख्या में क्या हो रही है, विकास हो रही है। तो नदी का पानी और तालाब का पानी पूरी तरह से प्रदूषित हो जा रही है। उद्योग धंधे से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थ इन जलों से बहा दिए जाते हैं। डायरेक्ट जो हमारा तालाब है भाई या हमारा नदी है, उनका पानी डायरेक्ट मेरे भाई नदी के द्वारा, हमारा जो हमारा उद्योग का जो पानी होती है, मलमूत्र होता है, जो गंदगी होती है, केमिकल वगैरह, जो रासायनिक पदार्थ वगैरह होती है, वो डायरेक्टली मेरे भाई नदी पर जाकर मिल जाते हैं। वह नदी का पानी को बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, कोई पीने योग्य इस्तेमाल करते हैं, कोई सिंचाई के रूप में करते हैं, तो कोई नहाने धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से मेरे भाई दिन प्रतिदिन जो है बीमारियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। सरकार को चाहिए कि इन सब प्रतिबंधों को तोड़कर, ये सब प्रतिबंध को तोड़े और कुछ नियम कानून बनाए, ताकि पानी जो है मेरे भाई जो, क्योंकि बहुत ही विषैला पदार्थ होती है जो हमारा फैक्ट्री से जो पानी केमिकल वगैरह निकलती है ना, वो काफी जो है जहरीले होती है, जो हम लोग सीधे हमारे पास तक पहुंचती है और हम लोग को बीमार होना पड़ता है। जब हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं तब हमें पता चलता है कि ऐसा ऐसा घटना हुई है, और उस समय हम लोग अकेले हो जाते हैं, तो अकेले कुछ कर भी नहीं पाते हैं। आगे देखिए मेरे भाई, जिससे पानी सुचारू रूप से नहीं रह पाता है और वह अपनी सीमाएं तोड़कर बाढ़ आदि की स्थिति पैदा करता है। इन उद्योगों का कूड़ा करकट नदी से जाने से यह गंदे नाली के रूप में परिवर्तन हो गया। हमारे मत में यह बात बिल्कुल सही है कि जिसे हम विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वही हमारा उजाड़ की असभ्यता बन चुकी है। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन। मलबा में अब वैसा पहले जैसा बरसात के ना होने का क्या कारण है। मलबा में पहले जैसा बरसात नहीं होती है, क्योंकि मलबा के सारे घर द्वार को उजाड़ दिया गया था भाई। तो बारिश वहीं पे होगी जहाँ पे पेड़ पौधे होंगे, जहाँ पे मनुष्य होगा, जहाँ मनुष्य नहीं होगी वहाँ पे पेड़ पानी नहीं बरसाएगी भगवान। ठीक है, अब मलबा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसे गिरा करता था। इसका मुख्य कारण औद्योगिक विकास है। आज वैसा मलबा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसे पहले गिरा करता था। इसका सिर्फ और सिर्फ कारण एक ही है, इसका कारण सिर्फ एक ही है कि हमारा उद्योग का विकास हो रही है। आज मलबा की ही नहीं, अन्य प्रदेश क्षेत्र भी समस्या है। आज सिर्फ और सिर्फ मलबा अपना मलबा खाओ उजाड़ो, सभ्यता में ही सिर्फ बारिश नहीं हो रही है, बाकी बहुत सारे ऐसी जगह पे है जहां पे बारिश नहीं हो पा रही है। ऋतु चक्र का असमान बदलाव हो गया है। ऋतु चक्र का
गर्मी के दिनों में बारिश नहीं होना चाहिए तो ठंडी के दिनों में बारिश हो रही है, ठंडी के दिनों में बारिश नहीं होना चाहिए तो गर्मी के दिनों में बारिश होना चाहिए। लेकिन पूरा चेंजेस हो गई है। वर्षा, शरद तथा ग्रीष्म सभी ऋतुओं के समय चक्र में परिवर्तन हो गया। बेमौसम बरसात होने से मानसून कम होता है तथा देर से आती है। अगर बेमौसम बरसात होगी ना भाई तो ये भी ठीक नहीं है। हम लोग सोचते हैं ना कि हमारे पास तो पानी पहुंच गई है, नहीं, अगर बेमौसम बरसात होती है, बेमौसम अगर बरसात होती है, मान के चलिए अभी बरसात हो जाएगी तो क्या सही होगी? तो बोलेंगे नहीं सर ये सही नहीं है। तो अगर मैं बोल सकता हूँ सिर्फ बेमौसम अगर बरसात होने लगे तो मानसून जो है ना पूरी तरह से बदल जाती है। जो मानसून होती है ना भाई, जिसका उपेक्षा करती है सारे दुनिया के लोग, वो नहीं आ पाती है। तो मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि ये भी क्वेश्चन हम लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया। आप दूसरा देवदास की कहानी के बारे में बात करते हैं लेखक के अनुसार। उससे पहले मैं फिर से कह रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किए तो प्ले स्टोर से जल्दी से जाएं, मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके हमारे साथ क्रैश कोर्स में जुड़ जाइए। ओनली फॉर 299 रुपया में जबरदस्त तरीके से हमारे साथ सुबह शाम आप क्लास कर सकते हैं। तो लेट ना करें, जाएं, ज्वाइन करें और हमारे साथ जुड़े रहें सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। अब आइए सर हम लोग क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। जैसे लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टिकोण क्यों किया? कवि जयसी ने बरमासा में किस विषय की अवधि के व्यक्त की है? इसके अलावा बसंत का आगमन सूचना की कवि को कैसे मिलती है? इन सब का क्वेश्चन हम लोग अगला वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो बताइएगा, मैं सेट 2 भी आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।